नमस्कार, मेरा नाम रामस्वरूप खोकर है और प्रेरक एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। अक्सर महत्वपूर्ण पुरस्कारों से रिलेटेड बातें पूछी जाती हैं। नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड हमने एक वीडियो पहले रिलीज कर दिया है। उस वीडियो में आप लोग जानेंगे अल्फ्रेड नोबेल के जीवन परिचय के बारे में, कैसे नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई, कब से नोबेल पुरस्कार देना प्रारंभ किया गया, भारत के संदर्भ में कुछ जो तथ्य थे उनके बारे में, और अंत में वहाँ पर अपन ने कुछ रोचक तथ्यों के बारे में भी बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नोबेल पुरस्कार 2025 से रिलेटेड। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कुछ नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड जो प्रारंभिक जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। तो आइए बिना कोई वक्त गंवाए हम इस वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, अल्फ्रेड नोबेल, ये फोटो आप देख ही पा रहे हैं, 1833 में इनका जन्म हुआ था और 1896 में इनकी डेथ हुई थी। महान वैज्ञानिक थे, दार्शनिक थे, लेखक भी थे। ठीक है, अब अल्फ्रेड नोबेल के बारे में हम लोग कुछ बेसिक सी बातें मैं टू द पॉइंट वर्षों के हिसाब से आप लोगों से कर लेता हूं। देखिए, सबसे पहली बात, 1833 में अल्फ्रेड नोबेल का क्या होता है, जन्म होता है। उसके बाद में ये जो अल्फ्रेड नोबेल हैं, इन्होंने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट जो एक विस्फोटक पदार्थ है, प्रारंभ में इसको निर्माण कार्यों के तौर पर यूज किया जा रहा था और अंत में इसको एक विनाशक के तौर पर या युद्धों में इसको मुख्यतः प्रयोग में लिया जाने लगा। उसके बाद में मैं आप लोगों से आगे चलकर बात करूं, 1888 में इनके जीवन में एक घटना घटित होती है और घटना कुछ इस प्रकार से घटित हुई कि इनके भाई थे लुडविग नोबेल। लुडविग नोबेल की डेथ होती है। समाचार पत्रों में ये मिथ छापा जाता है कि मौत का सौदागर मारा गया। अल्फ्रेड नोबेल इस बात को पढ़ते हैं और स्वयं जनता उनके कैरेक्टर को किस तरीके से देख पाती है ये खुद अपनी आंखों से पढ़ते हैं। यहाँ से इनके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आ जाते हैं। फिर उसके बाद में इन्होंने सोचा कि मैं मौत के सौदागर के नाम से तो नहीं जाना चाहूँगा। मरने से पहले 1895 ईस्वी में इन्होंने एक काम किया था। 1895 ईस्वी में इन्होंने अपनी वसीयत लिखी थी और ये जो इनकी वसीयत है, इस वसीयत में इन्होंने लिखा कि इनके जीवन में जो भी संचित निधि है, उस संचित निधि से जितने मानवता की सेवा करने वाले जो लोग हैं, भले वो स्वीडन के नागरिक हो या अन्य किसी और देश के नागरिक हो, उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद में 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो जाती है और अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु होने के बाद में हम लोग बात करें तो जब इनके मरने के बाद में इनकी वसीयत को चेक किया गया तो इनके घर वालों की आंखें फटी की फटी रहेगी कि यार जिस पैसे की वो लोग टकटके लगाकर देख रहे थे, हालांकि अल्फ्रेड नोबेल जो है अविवाहित थे, बाकी इनका और कबीला तो था, तो इनके जो घर परिवार वाले थे उन्होंने सोचा कि यार ऐसे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। सारी की सारी संपत्ति इन्होंने तो भाई साहब ने ये पुरस्कारों के लिए छाप दी, तो फिर करें क्या। तो 1896 से लेकर 5 साल तक इनके घर वालों को समझाया गया। ये समझ और बूझ का जो दौर है लगभग 4-5 साल तक चलता रहा और उसके बाद में वर्ष 1900 में एक घटना घटित होती है। वर्ष 1900 ईस्वी में यूं होता है, विद्यार्थियों एक फाउंडेशन की स्थापना की जाती है और जिस फाउंडेशन को स्थापित किया जाता है उस फाउंडेशन का नाम है नोबेल फाउंडेशन। ये जो नोबेल फाउंडेशन है, इसकी स्थापना इसलिए की गई कि 1895 में अल्फ्रेड नोबेल ने अपने विल में जो बातें लिखी थी उन बातों को किस तरीके से धरातल पर लाया जाए। और इसी नोबेल फाउंडेशन के द्वारा वर्ष 1901 में सबसे पहली बार वर्ष 1901 में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार जो हैं, इन नोबेल पुरस्कार की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है। ठीक है, ये तो कुछ बेसिक सी बातें थी जिनको हम लोगों को जानना जरूरी था। एक बार वापस रिकॉल कर लेते हैं। 1833 में जन्म हुआ, 67 में डायनामाइट की खोज हुई, 1888 में घटना से ये प्रभावित हुए और 1895 में इन्होंने अपनी वसीयत लिखी। वसीयत में लिखा कि मानवता की सेवा करने वाले तमाम लोगों को मेरे जीवन की संचित निधि से सम्मानित किया जाए और संचित निधि के भी केवल ब्याज से। उसके बाद में 1896 में इनकी मृत्यु होती है। वर्ष 1900 में नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है और 1901 में नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दी जाने की बात कही जाती है और पहली बार 1901 में नोबेल देना अनाउंस किया गया। किस किस क्षेत्र में दिया जाए, तो प्रारंभ में ध्यान रखना नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्र में दिया जाने लगा। अब 5 क्षेत्र कौन से हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे पहली बात शांति, दूसरा अगर अपन क्षेत्र बात करें तो साहित्य, तीसरा क्षेत्र अपन बात करें तो भौतिकी के अतिरिक्त चौथा अपन क्षेत्र बात करें तो रसायन
और रसायन के अतिरिक्त हम लोग बात करें तो एक आता है अपना चिकित्सा। इन 5 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना तय किया गया। हालांकि आगे चलकर ये जो नोबेल पुरस्कार है, इस नोबेल पुरस्कार को एक और क्षेत्र में स्थापित किया गया, और अगला जो क्षेत्र स्थापित किया गया वो किया गया अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, इसके पीछे की एक रोचक कहानी है। स्वीडन का एक सेंट्रल बैंक है जिसका नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन ने 1968 में इस अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई कि हम अर्थशास्त्र का भी नोबेल पुरस्कार देंगे। और पहली बार वर्ष 1969 में यह पुरस्कार दिया गया, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ऐसे करके प्रारंभ में नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, और वर्ष 1969 से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा था। आगे और बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ बातें और करते हैं। देखिए, नोबेल पुरस्कार देने की जो घोषणा है, नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है प्रतिवर्ष अक्टूबर के माह में, और ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं या दिए जाते हैं प्रतिवर्ष दिसंबर के माह में। ध्यान रखना, प्रतिवर्ष 10 दिसंबर के दिन, 10 दिसंबर के दिन अल्फ्रेड नोबेल का देहांत हुआ था, और उनके देहांत की जो तिथि है, उस देहांत की तिथि के दिन ये नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई कुछ बेसिक सी बात। अब हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कार में एक्चुअल में दिया क्या जाता है। तो नोबेल पुरस्कार में दी जाने वाली जो राशि है, वो राशि है आपकी लगभग 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अब मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, यहां पर जो चलने वाली मुद्रा है उसका नाम है क्रोनर। हालांकि मुद्रा का जो है मूल्य घटता बढ़ता रहता है। आधुनिक संदर्भ में या भारतीय मुद्रा में हम लोग बात करें तो लगभग ये 8 से 9 करोड़ के आसपास जाता है। ठीक है, अब एक और शर्त है कि नोबेल पुरस्कार किसी भी व्यक्ति को 3 बार से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। किसी भी व्यक्ति, किसी भी संस्था को नोबेल पुरस्कार मुख्यतः अगर अपन बात करें तो कुल मिलाकर कितनी बार दिया जा सकता है? 3 बार। अधिकतम कितनी बार दिया जा सकता है? 3 बार, अधिकतम 3 बार। और उसके बाद में समझना, 1974 में एक बात और घोषित की गई। 1974 में कहा गया कि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा कि अगर कोई भी मानकर चलिए किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार देने के लिए अनाउंसमेंट किया गया, या मानकर चलिए कोई व्यक्ति है, उसके जीवन की कोई खोज है, कोई साहित्य द्वारा लिखी गई, उसका शांति क्षेत्र में कोई किया गया कार्य है, तो उसके मरने के बाद में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये अनाउंसमेंट किया गया था 1974 में। अब हम लोग बात करें कि ये जो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर की जो राशि है, इस राशि का बंटवारा कैसे हो, इस राशि को बांटा कैसे जाए। तो इस राशि को बांटे जाने के पीछे का एक फॉर्मूला है। सामान्यतः आप यूं ध्यान में रखना कि ये जो अधिकतम 3 है, या तो इनको कैसे करते हैं, इनको 33% इक्वल सभी को बांट देते हैं, समान समान 33.33 के आसपास। या एक तरीका और बांटा जाता है, इसमें एक जो कैंडिडेट है उसको दे दिया जाता है 50%, और दूसरे जो बाकी कैंडिडेट हैं उनको दे दिया जाता है 25-25%। ठीक है, तो ऐसे करके टोटल जो है, टोटल कितना हो गया? 100%। इस तरीके से इस राशि को डिवाइड किया जाता है। तो ये तो नोबेल पुरस्कार के कुछ बेसिक सा परिचय हुआ कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करके दिया जाता है। अब नोबेल पुरस्कार दी जाने के स्थान से रिलेटेड भी कई बार बात पूछ ली जाती है कि ये नोबेल पुरस्कार दिए कहां जाते हैं। तो ध्यान रखिए, नोबेल पुरस्कार 5 जो हैं, 5 क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हैं, ये तो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। कहां दिए जाते हैं? स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम आपका पड़ता कहां पर है? स्वीडन में। और एक जो नोबेल पुरस्कार है या एक क्षेत्र जिसके बारे में हम लोग बात करें, और वो क्षेत्र कौन सा है? शांति। ये शांति का जो नोबेल पुरस्कार है, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ओस्लो में। कई बार ऐसी भी बातें पूछ ली जाती है। और ओस्लो जो है ये आपकी कहां की राजधानी है? नॉर्वे की। अब इसके पीछे की कहानी सुनना कि भाई मामला क्या है, ओस्लो में क्यों दिया जाए। तो ध्यान रखिएगा, जिन लोकतांत्रिक मूल्यों की, जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं,
ये स्वीडन में बहुत पहले से थी। तात्कालिक समय में जो स्वीडन का जो क्षेत्र है उस स्वीडन के क्षेत्र के अंतर्गत नॉर्वे का क्षेत्र आता था। और नॉर्वे में जो है लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना स्वीडन की तुलना में ज्यादा थी। उससे बढ़कर हम और बात करें, अल्फ्रेड नोबेल खुद ये चाहते थे कि उनके द्वारा स्थापित जो पुरस्कार है ये पुरस्कार कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट नहीं चढ़ जाए। तो नॉर्वे की जो संसद है, नॉर्वेजियन जो संसद समिति है, वो शांति के नोबेल पुरस्कार की घोषणा करती है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जो बातें की उनमें मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिकॉल कर देता हूं कि नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है और कैसे कैसे करके हमने 1901 तक जब पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए वहां तक की हमने बातें कर ली थी। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझिए। थोड़ा इसी स्लाइड पर ले लेते हैं ना। देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में हम लोग बात करें तो ये जो नोबेल पुरस्कार है इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार किसको मिला। पहले मैं यही बात बता देता हूं आपको ना, सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार किसको मिला। तो सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार के पीछे का एक माजरा समझना आप। एक संगठन है जिस संगठन का नाम है रेड क्रॉस सोसाइटी। कौन सा संगठन है? रेड क्रॉस सोसाइटी। ये जो रेड क्रॉस सोसाइटी है ये संगठन क्या करता है कि जब भी कोई संकट आए, अभी जैसे कोविड जैसी महामारी आई, ये युद्धों के समय जो घायल या पीड़ित जो लोग होते हैं उनके लिए क्या करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस रेड क्रॉस सोसाइटी को अब तक 3 बार इसको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अगर आप वर्षों पर जाएं तो 1917, 1944 और 1963। 1917 में, 1944 में और 1963 में। ये 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय दिया गया था और 1944 वाला जो है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय ये दिया गया था। 1963 में भी इनको दिया गया था। तो सर्वाधिक बार नोबेल पुरस्कार पाने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? रेड क्रॉस सोसाइटी। और रेड क्रॉस सोसाइटी को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिला? 3 बार। अब समझिए आगे और बात करते हैं। हम लोग बात करें कि न्यूनतम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला। न्यूनतम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो अब यहां पर हम इसको 2 तरीके से बांट कर पढ़ते हैं। न्यूनतम उम्र में नोबेल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महिला की। तो महिला में अगर आप लोग बात करें तो पाकिस्तानी मूल की एक महिला है जिनका नाम है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई। और मलाला यूसुफजई को विद्यार्थियों मात्र 17 वर्ष की उम्र में, मात्र 17 वर्ष की उम्र में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर हम लोग बात करें इसी नोबेल पुरस्कार की कि नोबेल पुरस्कार न्यूनतम उम्र में किस पुरुष को मिला, तो जिस पुरुष को मिला उनका नाम है लॉरेंस ब्रेग। क्या नाम है? पुरुष मैं यहां लिख ही देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। लॉरेंस ब्रेग। और लॉरेंस ब्रेग को ये जो पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार, ये मात्र 25 वर्ष की उम्र में मिला था। ध्यान रहे, इनके पिता थे जिनका नाम था विलियम ब्रेग। इन्होंने अपने पिता विलियम ब्रेग के साथ ये साझा किया था। तो ये हुई बात न्यूनतम की। तो जब न्यूनतम की बात आई है तो क्यों ना हम लोग अधिकतम की भी बात कर ले कि अधिकतम जो है नोबेल पुरस्कार, अधिकतम किस उम्र में किन लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो हम लोग बात करें अधिकतम उम्र की नोबेल। अधिकतम उम्र में नोबेल मिला एक पुरुष हैं जिनका नाम है जॉन गुड एन एफ। जॉन गुड एन एफ। जॉन गुड एन एफ को विद्यार्थियों इनको 2019 में इनको 97 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। और इनको जो पुरस्कार मिला वो मिला था लिथियम आयन की जो बैटरी है उस बैटरी की खोज करने के लिए। बात करें महिला की तो महिला का नाम है डोरिस लेसिंग। क्या नाम है? डोरिस लेसिंग। डोरिस लेसिंग जो हैं इनको लगभग 88 वर्ष की उम्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, ये तो हुई सामान्यतः बेसिक सी बातें। अब हम लोग यहां से एक बात और करते हैं। एक पति पत्नी का जोड़ा है, एक पति पत्नी का जोड़ा है जिन्हें हम पढ़ते हैं क्यूरी दंपति के नाम से। किस नाम से? क्यूरी दंपति। जो महिला है उनका नाम है मेरी क्यूरी और जो पुरुष हैं उनका नाम है पियरे क्यूरी। ये पति पत्नी का जोड़ा है। इन पति पत्नी के जोड़े को नोबेल पुरस्कार मिला है।
अब यहां से मैं आपको एक रोचक बात और बता देता हूं, नोबेल पुरस्कार मिला है। ये जो मेरी क्यूरी है, ये मेरी क्यूरी विद्यार्थियों एकमात्र ऐसी महिला है जिसको 2 क्षेत्रों में, एकमात्र ऐसी महिला है जिसको कितने क्षेत्रों में, 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला। अब आप लोग बोलोगे कि कौन कौन से हैं वो 2 क्षेत्र, तो ध्यान रखना इनको भौतिकी और रसायन, भौतिकी और रसायन, इन दोनों में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1903 में और एक मिला 1911 में। एक इनको मिला केमिस्ट्री के क्षेत्र में तो दूसरा मिला इनको फिजिक्स के क्षेत्र में। अभी आप लोगों को थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि क्यूरी दंपति एकमात्र पति पत्नी का जोड़ा था जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब हम लोग बात करते हैं वर्ष 2025 में जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं उन नोबेल पुरस्कार के बारे में। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, आपको इन चीज़ों को रटना नहीं है, कुछ हद तक आपको इन चीज़ों को समझना है। अगर समझोगे तो चीज़ें अच्छे से ध्यान में आ जाएगी। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2025 शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, ये चिकित्सा के क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार हैं। 3 लोगों को संयुक्त रूप से मिला है। जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की कि नोबेल पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है, अधिकतम 3 बार दिया जा सकता है, मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता। और नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो लोग हैं उन लोगों को कहा जाता है गेरेट। क्या कहते हैं इनको? गेरेट। अच्छा, गेरेट क्या होते हैं ये समझना। गेरेट वो होते हैं कि प्राचीन काल में ग्रीस का जो देवता हुआ करता था, उस देवता को जो चढ़ाए जाने वाले फूल हैं उन फूलों को गेरेट कहा जाता था। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले को नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं कहते हैं, उनको कहा जाता है गेरेट। बात क्लियर? तो चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला 3 लोगों को। पहले एक हैं जिनका नाम है मेरी ई ब्रंको, ये पोर्टलैंड यूएसए के रहने वाले हैं। दूसरे हैं फ्रेड रेम्सडेल, ये एल्महर्स्ट यूएसए के रहने वाले हैं। और तीसरे हैं सिमोन साकागुची, ये जापान के रहने वाले हैं। बात करें इन लोगों ने काम क्या किया, तो इन लोगों ने काम किया रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज की जो इम्यून सिस्टम को अपने ही शरीर पर हमला करने से रोकती है। फिर आगे बात करें, नोबेल पुरस्कार 2025 क्षेत्र कौन सा है? भौतिकी। ये भी अब की बार 3 लोगों को मिला है, जिनमें एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है जॉन क्लार्क जो कैम्ब्रिज यूके के रहने वाले हैं। दूसरे हैं मिशेल एस डेवोरेट जो पेरिस फ्रांस के रहने वाले हैं। और एक हैं जॉन एम मार्टिनेस, ये यूएसए के रहने वाले हैं। बात करें इनकी उपलब्धि की कि इन्होंने कौन सा काम किया, तो इन्होंने इलेक्ट्रिकल सर्किट, मैक्रोस्कोपिक, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की इन्होंने खोज की थी। तो नोबेल पुरस्कार जो भौतिकी के क्षेत्र में है वो भी कितने लोगों को मिला? 3 लोगों को। आगे फिर हम लोग बात करते हैं, अगला आता है नोबेल पुरस्कार 2025 और क्षेत्र कौन सा आता है? रसायन। ये भी 3 लोगों को मिला है। बात करते हैं किन किन को। एक आते हैं आपके सुसुमु किटनावा, ये क्योटो जापान के रहने वाले हैं। एक है रिचर्ड रॉबसन जो गल्फसर्न यूके के रहने वाले हैं। और एक हैं उमर एम यागी जो अमान जॉर्डन के रहने वाले हैं। बात करें इनके क्षेत्र की कि इन्होंने कौन से क्षेत्र में काम किया, तो इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का विकास किया, गैस भंडारण, कैटालिसिस और सतत विकास में उपयोगी इस क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया, बशर्ते इनको नोबेल पुरस्कार मिला। आप मेरी एक बात को गांठ बांध लेना, आप तय मानकर चलिए कि हमें स्कूल टाइम में कॉपी पेन मिल जाता था 15 अगस्त 26 जनवरी को, तो अपन 2 दिन तक मतलब एक अलग लेवल की मरोड़ में चला करते थे। ये जो लोग हैं, जिन लोगों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनको इस पुरस्कार का रत्ती भर फर्क नहीं है। और जिन पुरस्कार के बारे में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप तय मानकर चलिए ये इस मानव जो अपनी जो मानव प्रजाति है इसके श्रेष्ठतम है, इसके बाहर कोई पुरस्कार नहीं है। जिसको नोबेल पुरस्कार मिल गया, आप यूं मानकर चलिए कि उसको संसार का सबसे बड़ा पुरस्कार मिल गया। अगले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। अगला क्षेत्र है नोबेल पुरस्कार का ये साहित्य का क्षेत्र। साहित्य में जिनको मिला है उनका नाम है लासजलो क्रासजनहोर्कोई, ये ग्यूला हंगरी के रहने वाले हैं। और बात करें इनकी उपलब्धि की, तो इनकी दूरदर्शिक साहित्यिक रचनाएं जो अपोकेलिप्स के बीच की कला की शक्ति को पुनर्स्थापित करती है। ठीक है, और अगले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं। तो अगला आपका क्षेत्र आता है कौन सा? शांति। आप तय मानकर चलिए, गांठ बांध लेना, और कोई सा आपको नोबेल पुरस्कार पूछे या ना पूछे, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार आपको 100% मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसके पीछे की कहानी सुनना। यूएस के प्रेसिडेंट हैं, यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने भिखमंगों की तरह शांति का नोबेल पुरस्कार मांगा है। भिखमंगों की तरह शांति का नोबेल पुरस्कार मांगा कि मुझे दे दो भाई, मैं बैठा हूं नोबेल पुरस्कार लेने के लिए।
लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सपनों पर पानी फेरने वाली जो महिला है वो वेनेजुएला की रहने वाली है, जिनका नाम है मारिया कोरिनो मचाडो। ये वेनेजुएला की रहने वाली हैं और इन्होंने अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए अथक प्रयास किए। हालांकि अभी तक वेनेजुएला में लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापन नहीं हुआ है, लेकिन ये उसके लिए लड़ने वाली एक महिला है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला नोबेल पुरस्कार आता है आपका अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किन किन को नोबेल पुरस्कार मिला। तो अर्थशास्त्र में पहले हैं जोएल मोकर, जो लीडेन नीदरलैंड के रहने वाले हैं, फिलिप एगियन जो पेरिस फ्रांस के रहने वाले हैं, और पीटर होविट ये कनाडा के रहने वाले हैं। उपलब्धि के बारे में बात करें तो इन्होंने नवाचार संचालित जो आर्थिक विकास है इसकी व्याख्या करने के लिए इनको क्या मिला है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इनको मिला है। बात क्लियर। अगली स्लाइड की ओर आगे बढ़ते हैं। तो एक बार के लिए आप लोग यहां तक की बातें समझेंगे, है ना। हम लोगों ने बात की कि नोबेल पुरस्कार कुल मिलाकर कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। अब कुछ एक बेसिक सी बातें हैं जो भारत के संदर्भ की है, मैं आपको मौखिक बता देता हूं क्योंकि इन बातों को मैंने आपको पहले भी बता रखा है। रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय, प्रथम एशियाई मूल के नागरिक। इसके अतिरिक्त अगर अपन बात करें तो प्रथम गैर यूरोपीय भी रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको नोबेल पुरस्कार मिला, इनकी एक रचना थी जिसका नाम था गीतांजलि। गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। टैगोर साहब के धोखा ये हो गया कि 1940 में चोर आए और चोर आकर उनके नोबेल पुरस्कार को चुरा कर लेकर चले गए। अब टैगोर साहब करे क्या, तो टैगोर साहब भागे दौड़े गए नोबेल समिति के पास और नोबेल समिति को जाकर कहा भाई मुझे मेरा नोबेल पुरस्कार वापस चाहिए, मेरा तो चोर लेकर चले गए। तो नोबेल समिति ने वर्ष 1940 में इनको नोबेल पुरस्कार की दूसरी प्रतिकृति इनको प्रोवाइड करवाई। फिर अपन बात करें, भारत के पहले साइंटिस्ट थे सीवी रमन, जिनको 1930 में रमन प्रभाव के कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला। फिर अपन बात करें आते हैं हरगोविंद खुराना, भारत के पहले चिकित्सक थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कृत्रिम जीन का संश्लेषण करने के लिए। फिर हम लोग बात करें मदर टेरेसा, जो मूलतः विदेशी नागरिक हुआ करते थे लेकिन उन्होंने भारत की नागरिकता अपना ली थी। इनको शांति के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। फिर अपन बात करें सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये साइंटिस्ट थे, इनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर आते हैं अमर्त्य सेन, इस सदी के बहुत महान अर्थशास्त्री जिनका मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, आप लोगों को देखना चाहिए प्ले लिस्ट में जाकर। उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर अपन लोग बात करें वीसी नोयपोल, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हम लोग भारतीय केवल अपना सम्मान बढ़ाने के लिए काउंट करते हैं, अदरवाइज इनका भारतीय नागरिकता से, भारतीय मूल से कोई संबंध नहीं है। इनका जन्म हुआ था त्रिनिदाद में, इनको काउंट भी नहीं किया जाता है। अगर आपको पूछे कि कुल कितने भारतीयों को, तो 10, और मूलतः भारतीय कितने हैं, 9। उसके बाद में हम लोग बात करें वेंकटरमन रामकृष्ण, ये भी साइंटिस्ट थे, इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर अपन लोग बात करें कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, इन्होंने भी शांति के क्षेत्र में काम किया, इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला। वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी सॉरी, उनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो ये ऐसे करके अपने भारत में भी हम लोग बात करें तो भारत में भी कुल मिलाकर 10 लोग, और अगर मूलतः अपन बात करें तो 9 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए कारगर रहेगा और आप आराम से इन चीज़ों को पढ़िएगा, समझिएगा। मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों के मैं कहीं ना कहीं संघर्ष की राह में आपका मददगार बन सकूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए जोश, नई ऊर्जा और नए जुनून के साथ। आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद।